देखो बेटा, जब हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस में कन्फेशन पढ़ते हैं तो उसके संबंध में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1 कि कन्फेशन शब्द की परिभाषा लॉ ऑफ एविडेंस में नहीं दी गई, एडमिशन की दी गई है सेक्शन नंबर 17 में, लेकिन कन्फेशन शब्द की परिभाषा एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई। तो फिर ये कन्फेशन क्या है? कन्फेशन का अर्थ होता है अपने किए हुए गुनाह को कबूल करने। हिंदी में इसे संस्वीकृति कहते हैं, अंग्रेजी में कन्फेशन कहते हैं, उर्दू में जुर्म इकबाल कहते हैं ना, इकबाल जुर्म। एक चीज क्लियर हो गई, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन लॉ ऑफ एविडेंस। तो फिर कहाँ मिलेगा? अब ये मिलेगा, एक मुकदमा है पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्पायर AIR 1939, प्रिवी काउंसिल, पेज नंबर 47। उसमें जज साहब ने कन्फेशन की डेफिनेशन दिया। और कहाँ मिलेगा इसके बारे में? स्टेफन लॉ डाइजेस्ट ऑफ एविडेंस में। इन्हीं 2 जगहों पे हम कन्फेशन शब्द की परिभाषा के बारे में जान सकते हैं। कन्फेशन के बारे में जो प्रोविजन है वो सेक्शन नंबर 24 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक। एक्चुअली कन्फेशन एडमिशन का ही एक भाग है, लेकिन जब आपराधिक मामलों में कोई अभियुक्त अपने जुर्म का इकबाल करता है तो उसे हम लोग कन्फेशन के रूप में जानते हैं। कन्फेशन को मान्यता क्यों दी गई है, ये एक जानने वाली बात है। क्या है वो? ये है कि कन्फेशन एक ऐसा एविडेंस है जो मुल्जिम खुद कहता है। तो इसका फायदा ये होगा कि एक आधार मिल जाएगा प्रोसिक्यूशन को अपनी बात को साबित करने के लिए। हालांकि मात्र कन्फेशन पे उसे कन्विक्ट करना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए उसको कुछ कॉरोबोरेटिव एविडेंस इस्तेमाल करने होंगे, यानी उस कन्फेशन को कहीं से दरवाजा बंद कॉरोबोरेट करना पड़ेगा, तभी वो विधि मान्य होगा। तो कन्फेशन 24 से लेके 30 तक। 24 में क्या है? 24 में 3 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। क्या क्या? थ्रेट, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस। अगर इनके इंप्रेशन में किसी ने कन्फेशन किया है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ साथ पढ़ना बच्चों 28, वो इसका उल्टा है। धारा 28 में कहा गया है कि अगर कोई कन्फेशन किया गया है और जो इंप्रेशन था इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का या प्रॉमिस का, वो अब खत्म हो गया है और अब अगर इकबाल किया गया है तो मान हो जाएगा। इसके बाद 3 सेक्शन ऐसे हैं, 25, 26 एंड 27। 25 ये तीनों धाराएं पुलिस के सामने की गई कन्फेशन से रिलेटेड। धारा 25, धारा 26,
और धारा 27। तो धारा 25, धारा 26, धारा 27। 25 में कहा गया कि पुलिस के सामने की गई संस्कृत उसके खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। और 26 में कहा गया है जब दरवाजा बंद कर दिया, जब कोई पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, अब उसके सामने अगर जुर्म का इकबाल कर रहा है तो उसको भी साबित नहीं किया सकता उसके विरुद्ध, जब तक एक खाली वहां पे एक्सेप्शन है। अगर वो मजिस्ट्रेट सामने की गई है तो विधिमान। इसके बाद 27 आ गया। 27 का रोल बड़ा अहम है। 27 में कहा गया है धारा 26 का अपवाद है। हालांकि अगर परीक्षा में आ जाए कि धारा 27 एविडेंस एक्ट किन किन धाराओं का अपवाद है और उसमें ऑप्शन 24, 25, 26 तीनों है तो तीनों पे लगा देना। वो तीनों धाराओं का अपवाद। उसमें कहा क्या गया? उसमें कहा गया है कोई आदमी, कोई मुलजिम पुलिस की हिरासत में हो और उसने अपनी जुर्म का इकबाल किया हो, उसके उस इकबालिया बयान में से उतना पोर्शन जिससे कोई रिकवरी होती हो उतना मान्य का मतलब रेलिवेंट है। और अगर रेलिवेंट है तो उस पर हम साक्ष्य दे सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है एविडेंस में बी एड्यूस्ड अपॉन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, उस पर हम दे सकते। तो सेक्शन नंबर 27 एविडेंस एक्ट में एक केस को तैयार करना बहुत जरूरी है और वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1125 हुआ। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी का मामला है। देवमन उपाध्याय की शादी दुलारी के साथ हुई थी। इनके ससुराल में दुलारी थी और एक उसकी सौतेली बहन थी जिसका नाम सुखदेवी था और कोई नहीं। जमीन काफी थी, एग्रीकल्चरल लैंड। तो आधी जमीन तो देवमन उपाध्याय को उन्होंने दे दी और आधी रख दिया अपने लिए। जमीन काफी थी, कौन करता खेती काम, तो देवमन जी ने अपने चाचा महावीर उपाध्याय को वहां नियुक्त कर दिया कि काका आप यहीं रहिए, वो खेती बाड़ी में क्यों रहने लगे, खेती करने का। बीच बीच में देवमन जाते। तो देवमन से इनके काका ने कहा कि बेटा जो जमीनिया बची है ये लिखवा लो वरना तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। कैसे समझाया उन्होंने? अगर इसकी शादी हो गई तो जहां शादी होगी जमीन भी चली जाएगी उसके साथ। अगर ये किसी के साथ लेके भाग गई तभी जमीन लकड़े में पड़ जाएगी और अगर मर गई तो इसके चाचा के लड़के वगैरह मामले को पहुंचा देंगे अदालत में। देवमन के समझ में आया तो इन्होंने कई बार उनसे कहा, वो उसने मना कर दिया, नाराज हुए। फिर घटना वाले दिन शाम के, जैसे कि सुबह लाश मिली तो उसके पहले वाली शाम को इन्होंने फिर कहा सुखदेव से जमीन लिख दो। उसने मना किया। इन्होंने उसको 2 थप्पड़ भी मारे और इसके बाद सुबह जब हुई तो आंगन में चारपाई पे इनकी लाश कई खंड में विभाजित थी, कटी और खून नीचे तक गिरा। मई जून का महीना
और सबसे बड़ी चीज, देवमन उपाध्याय फरार। पुलिस को इत्तला हुई, FIR दर्ज हुई फॉर द मर्डर ऑफ सुखदेव। अब देखिए है क्या, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 इंडियन एविडेंस एक्ट इससे रिलेटेड है। 7 क्या कह रहा है? काज, ओकेजन एंड इफेक्ट। और 8 क्या कह रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, वो भी प्रायर टू द कमिशन ऑफ क्राइम एंड द सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 8 पे लेके चलो, और वो भी कंडक्ट है। तो कंडक्ट में घटना के पहले का कंडक्ट जो इन्होंने उनसे कहा, जब नहीं मानी तो थप्पड़ मारा। और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है? सुबह टाइम ये फरार मिले नहीं, फिर 3 दिन बाद ये पकड़े गए अपने एक मित्र पड़ोसी गांव के, क्या नाम था? महेश। उनके घर से पकड़े। पुलिस की हिरासत में जब ये थे तो इन्होंने जुर्म का इकबाल किया। मैंने सुखदेव को मारा है जमीन पे, मैंने उसको जिस गणासे से मारा है वो गणासा मैंने फेंक दिया है तालाब में, आप चलिए तो निकाल के दे। फिर आगे आगे ये गए, पीछे पीछे पुलिस, और वो गणासा निकाल के, उस गणासे में ह्यूमन ब्लड था। इसके बाद ट्रायल हुआ, मोटिव पाया गया, प्रिपरेशन भी पाया गया, और इनको सजा हो गई ट्रायल कोर्ट, और इनको फांसी की सजा मिली। इन्होंने अपील के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने जो तर्क दिया इनके अधिवक्ता ने, इसको लिख के चले गए सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस की वैलिडिटी को लेकर। इन्होंने कहा सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 संविधान, आर्टिकल 14 क्या कहता है संविधान? वो कह रहा है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड द लॉ शैल गिव द इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। वकील साहब ने आर्गुमेंट किया, देखिए साहब, धारा 27 एविडेंस का ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लागू हो रहा है जो पुलिस की हिरासत में है। अगर पुलिस की हिरासत में नहीं है तो नहीं लागू हो रहा है। ये इक्वलिटी यानी कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तो ये मामला आ गया अनुच्छेद 13 में, जो ये कह रहा है। अनुच्छेद 13 में 2 क्लास, क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 कह रहा है अगर संविधान के लागू होने के पहले कोई एक्ट है और उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो अनुच्छेद, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो उस पर ग्रहण लग जाएगा। ये आर्टिकल 14 का वायलेट कर रहा है, जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया। और दूसरा तर्क कि ये जो सेक्शन 27 है एविडेंस का, ये आर्टिकल 20 के क्लाज 3 को वायलेट कर रहा है। अब आर्टिकल 20 का क्लाज 3 क्या है? Nobody can compel to give evidence against himself. ऐसे खुद ही से कहलाया साहब, मैंने मारा है, अब वो जो वेपन है भाई आला का तल, वो मैंने तालाब में फेंका। तो ये फिर 13 की जद में आ गया और हाई कोर्ट ने उनके तर्क को मानते हुए धारा 27 एविडेंस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और मुद्दों को छोड़ दिया। लेकिन स्टेट अपील हो गई। स्टेट आज यूपी ने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में अपील, और वहां पे इनके क्योंकि और कोई तर्क था नहीं और कोई काट थी नहीं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के सिवाय, ये कानूनी दांव पेश किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? पहले अनुच्छेद 14 पे चलिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 में भी लिखा हुआ है
इक्वालिटी रहेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहा है प्लेन में, तो उसके दूसरे मापदंड हैं, और अगर कोई हिल एरिया में ड्राइविंग करना है, उसके दूसरे मापदंड हैं। तो थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट के इस तर्क को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, उनके इस जजमेंट को। अब आइए आर्टिकल 20 के क्लास 3, nobody can be compared to the evidence against himself। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो किस लिए है, किस सिलसिले में है? टू गिव एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? इट इज एन स्टेटमेंट गिवन बिफोर द कोर्ट अपॉन ओथ। तो क्या कोर्ट में कहे थे? नहीं साहब, वो तो दरोगा जी से कहे। क्या कसम खाते गए थे? नहीं साहब। तो उन्होंने कहा जिंदा इनके तर्क को अमान्य करते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने क्वैश किया।